हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना। चैट नहीं चल रहा है। चैट आई थिंक आज कुछ टेक्निकल इशू भी है। चैट बहुत स्लो चल रहा है या ना के बराबर चल रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। एक बार आप यस सर लिख दीजिए। आज चैट आपका स्लो ही चलेगा, काफी स्लो चलेगा। कुछ टेक्निकल इशू है तो चैट आपका काफी स्लो चलेगा। तो एक बार आप जल्दी से यस सर लिख दीजिए, आवाज आ रही है तो बच्चों, आ ही रही होगी आवाज। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 इन चारों लेक्चर का रिवीजन लेक्चर दे दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसका ड्यूरेशन है मात्र 45 मिनट। तो 45 मिनट के अंदर आप चारों लेक्चर का रिवीजन कर सकते हो। 2 बजे आज शेड्यूल किया गया है, आप उसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका भी आपको रिवीजन लेक्चर दे दिया है, उसका भी मैंने आपको रिवीजन लेक्चर दे दिया है। तो जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो भी मैंने आपको रिवीजन लेक्चर दे दिया है। तो अब पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छी तरीके से फोकस करना। इस चैप्टर को बहुत क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना है। बहुत प्यारा चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो स्ट्रेटेजी होगा, 2 लेक्चर में खत्म होता है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर भी 2 लेक्चर का है। इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, ये सब 4-4 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम कल आपको पढ़ा रहे थे कौन सा एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट हम आपको पढ़ा रहे थे। एक सेकेंड रुकिएगा, ये चैट तो बिल्कुल ही तो कुछ शायद टेक्निकल इशू होगा, इस वजह से चैट वगैरह आपकी नहीं चल रही है या बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जिसको अनइक्विवोकल प्रूफ माना जाता है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से एकदम कंफर्म हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। 1952 में दिया गया और यहां जो वायरस यूज किया गया, वायरस का नाम था T2 और इसको आप बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, और जो बैक्टीरिया यूज किया गया उसका नाम है ई कोलाई। और इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो आइसोटोप यूज किए गए, जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, जैसे आपका S35 एंड P32। तो S35, P32 आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये आपके रेडियो आइसोटोप हैं। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आप एक वायरस का जनरल स्ट्रक्चर देखिए। तो जो वायरस है उसका जो हेड होता है, जिसको आप प्रोटीन कोट बोलते हो, जिसको आप कैप्सिड बोलते हो, और प्रोटीन बना है अमीनो एसिड का। काफी सारी अमीनो एसिड्स होंगी, उनमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सिस्टीन और मिथियोनिन। मैंने वही अमीनो एसिड यहां हाईलाइट की जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। यह है जेनेटिक मटेरियल जो इसके अंदर डीएनए मिलता है, और वो बना है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें 3 चीजें हैं, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब यहां पे आपका मिलेगा फॉस्फोरस। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिस मीडियम में मैंने रेडियो एक्टिव S35 डाला था। तो रेडियो एक्टिव S35 इस वायरस के अमीनो एसिड में जाएगा या प्रोटीन कोट में जाएगा,
किन अमीनो एसिड में जाएगा? सिस्टीन और मिथ्योनिन अमीनो एसिड में जाएगा। तो यहां से जो वायरस मुझे मिले, इस मीडिया में ग्रो कराने के बाद जो वायरस मुझे मिले, उनके प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिव S35 प्रेजेंट था, बट इनके डीएनए में S35 प्रेजेंट नहीं था। तो इस वायरस को हम बोलेंगे रेडियो लेबल्ड वायरस, जहां पर रेडियो एक्टिविटी इनकी प्रोटीन कोट में है इन द फॉर्म ऑफ S35। ठीक उसी प्रकार से हमने कुछ वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां मीडियम में हमने रेडियो एक्टिव P32 डाला हुआ है। तो P32 फास्फोरस किसका कंपोनेंट है? फास्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है। तो फास्फोरस कहां पर गया होगा? फास्फोरस इस वायरस के डीएनए में गया होगा। तो अब जो वायरस मुझे इस मीडियम में ग्रो करा के मिल रहे हैं, उस वायरस के डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ P32, बट इसके प्रोटीन कोट में P32 आपका एब्सेंट है। तो हमें दो तरह के वायरस मिल गए, रेडियो लेबल्ड वायरस दो तरह के मिल गए। एक वो वायरस जिसके प्रोटीन कोट में S35 है, और एक वो वायरस जिसके डीएनए में P32 प्रेजेंट है। यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अब हम आगे की कार्रवाई को शुरू करते हैं। इसके बाद था आपका एक्सपेरिमेंट, जिसमें 3 स्टेप्स थे। एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके 3 स्टेप थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट में आपको समझाने जा रहा हूं। तो उसमें 3 स्टेप थे। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाली आपकी एक्सपेरिमेंट, यहां पर मैंने छोटी सी हेडिंग डाली एक्सपेरिमेंट, और यहां पर आपका मैंने एक लाइन खींच दिया। आप भी लाइन खींच दीजिएगा। ये आपने यहां पर लाइन खींच दी, ठीक है। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा। मेरे पास ये रहा एक वायरस, ये रहा मेरे पास वायरस, ठीक है भाई। मेरे पास ये रहा हमारा वायरस, ये रहा हमारा वायरस। सेम यही वायरस सेम मैंने यहां से कॉपी कर लिया और यहां पर बना दिया सेम वायरस। इस वायरस के अंदर आप देखिए, इस वायरस के अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल और ये है जेनेटिक मटेरियल। ये वो वायरस है, ये वो वायरस है जिसके प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिव S35 है, और ये वो वायरस है जिसके डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव P32 है। तो यहां पर P32 डीएनए में है और यहां पर आपका S35 प्रोटीन कोट में है। तो यहां P32 कहां है बच्चों? डीएनए में है। तो मैंने 2 टाइप के वायरस इकट्ठे किए थे, एक वो वायरस जहां प्रोटीन कोट में S35 है, और एक वो वायरस जिसके डीएनए में P32 है। तो यहां पर ये वाला वो वायरस है जिसके अंदर S35 जो है वो कहां है? वो आपका प्रेजेंट है कहां पर? प्रोटीन कोट में। और यहां रेडियो एक्टिव P32 प्रेजेंट है कहां पर? डीएनए के अंदर। पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। पहला स्टेप जो है वो है इन्फेक्शन। तो जो पहला स्टेप है आपका वो क्या है? वो है आपका इन्फेक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला स्टेप जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा इन्फेक्शन। तो मैंने यहां पर आपका पहला स्टेप लिख दिया इन्फेक्शन, FECT, इन्फेक्शन। तो मैंने यहां पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बिना डांटे, बहुत प्यार से अपने बच्चों को समझाऊंगा। यहां पर फोकस करिएगा। ये है आपका इन्फेक्शन। ये क्या है? इन्फेक्शन। पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा आपका इन्फेक्शन, जिसको मैं आपका
क्या बोलूंगा, जिसका मैं आपको बोलूंगा इन्फेक्शन। ये है पहला स्टेप। इन्फेक्शन में क्या हुआ, इन दोनों के दोनों वायरस ने, ये वाला वायरस और ये वाला वायरस, इन्होंने क्या किया, देखिएगा जरा इन्होंने क्या किया, क्या किया इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। इन्फेक्शन में क्या हुआ, बोथ टाइप ऑफ वायरस, बोथ टाइप ऑफ वायरस, ये वाला वायरस और ये वाला वायरस, बोथ टाइप ऑफ वायरस इनफैक्ट, इन्होंने इन्फेक्शन किया, इन दोनों वायरस ने इन्फेक्शन किया। किसको इन्फेक्शन किया, ई कोलाई को इन्फेक्शन किया। इन्होंने किसको इन्फेक्शन किया, ई कोलाई को इन्फेक्शन किया। तो बच्चों ई कोलाई को इन्फेक्शन किया, ध्यान से समझना। पहले मैं एक आपका टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं यहां पर, ये मैंने यहां पर आपका, मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं, ये मैंने यहां पर आपका ले लिया, थोड़ा मोटा लिया है टेस्ट ट्यूब, ये मैंने यहां पर आपका ले लिया टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर आपका प्रेजेंट है, ये रहा आपका बैक्टीरिया। ये क्या है आपका बैक्टीरिया। तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका बैक्टीरिया है जिसको मैं बोल रहा हूं ई कोलाई। तो ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये बैक्टीरिया है आपका ई कोलाई। ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये है आपका ई कोलाई। इन ई कोलाई बैक्टीरिया पर किसने इन्फेक्शन किया, इस ई कोलाई बैक्टीरिया पर किसने इन्फेक्शन किया, इस ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन किया है किसने, इस ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन किया किसने, इस वायरस ने ई कोलाई बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन किया, इस वायरस ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन किया। ये लो, इस वायरस ने इस ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन किया। ये है पहला स्टेप, ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, पूरा का पूरा फोकस करना। दूसरा स्टेप है आपका ब्लेंडिंग। दूसरा स्टेप है आपका ब्लेंडिंग। अब जरा ब्लेंडिंग का मतलब समझना कि ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब आप देखिए, ये है आपका वायरस, ये है बैक्टीरिया, ये है वायरस और ये है बैक्टीरिया। ब्लेंडिंग में क्या होता है, ब्लेंडिंग के अंदर, ब्लेंडिंग के अंदर वी रिमूव, वी रिमूव, वी रिमूव कांटेक्ट बिटवीन वायरस एंड ई कोलाई, एंड ई कोलाई बाय, ये वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, बाय एजिटेटिंग, बाय एजिटेटिंग। एजिटेटिंग का मतलब होता है, एजिटेटिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, एजिटेटिव का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। बाय एजिटेटिंग इन अ ब्लेंडर, इन अ ब्लेंडर। तो बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में जिसको बोलते हैं ब्लेंडर। तो ब्लेंडर के हेल्प से, ब्लेंडर में हम इस टेस्ट ट्यूब को रोटेट कराएंगे, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया का कांटेक्ट रिमूव हो जाएगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो हमने वायरस और बैक्टीरिया, अभी वायरस अपनी टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरिया पर अटैच है, अभी वायरस अपनी टेल फाइबर की हेल्प से, अभी वायरस अपनी टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरिया पर अटैच है। हमने ब्लेंडिंग किया, इसको ब्लेंडर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा हिलाया, जिसकी वजह से ई कोलाई बैक्टीरिया और वायरस के बीच में जो कांटेक्ट था वो रिमूव हो गया। बाय एजिटेटिंग मतलब डिस्टर्ब किया, कहां पर, ब्लेंडर के अंदर। तो ये है आपके दो स्टेप।
तीसरा स्टेप जो आपका जाएगा, वो आपका जो तीसरा स्टेप जाएगा, वो आपका जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो तीसरा जो आपका जाएगा, वो आपका जाएगा, वो आपका क्या जाएगा, वो आपका जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो तीसरा आपका जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पूरा फोकस करना, अच्छे से समझना, चैट तो चल ही नहीं रहा है आज। तीसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छे से समझना बच्चों। मेरे पास मान लीजिए ये एक बोतल है, ठीक है, ये एक दूध का गिलास है, दूध का क्या है, गिलास है। मैंने क्या किया, मैंने बादाम लिया और बादाम को अच्छे से, कच्चा बादाम, मैंने बादाम को क्रश कर लिया। तो जो बादाम अच्छी तरीके से पिस गया है, क्रश हो गया है, जो हल्का है, वो दूध के गिलास में ऊपर तैरेगा। और अगर मैं कहूं एक पूरा कच्चा बादाम लूं जिसको मैंने क्रश नहीं किया है और उसको अगर मैं दूध में डालूं तो वो नीचे बैठ जाएगा। मैं छुआरा, सीधा छुआरा डालूं तो वो दूध में नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं बादाम को क्रश करूंगा तो वो क्रश वाला जो बादाम होगा वो दूध के सरफेस पे होगा या थोड़ा बहुत बीच में भी हो सकता है। तो जिसका वजन हल्का है, जिसकी डेंसिटी कम है, जिसका मास कम है, वो दूध में फ्लोट करेगा। बट जिसका मास ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो दूध में नीचे बैठ जाएगा। तो एक बादाम में अगर बिना पीसे दूध में डालूंगा तो वो दूध के ग्लास में नीचे बैठ जाएगा। अगर मैं पीस के क्रश करूंगा तो वो दूध के सरफेस पे फ्लोट करेगा। तो इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझना कि भैया ये है दूध का ग्लास, ये है आपका दूध का ग्लास। इसमें जिसका वजन ज्यादा होगा, ये रहा बादाम, ये रहा आलमंड, ये रहा बादाम। तो जो बादाम मैंने क्रश नहीं किए हैं वो बादाम नीचे बैठेंगे। तो ग्लास का नीचे वाला पोर्शन, ग्लास का नीचे वाला पोर्शन कहलाता है पैलेट। ग्लास का नीचे वाला पोर्शन कहलाता है पैलेट, जहां पर ऐसी चीजें बैठती हैं जिनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। और ग्लास का ऊपर का सरफेस, ग्लास का ऊपर का सरफेस, ग्लास का ऊपर का सरफेस कहलाता है आपका सुपरनेटेंट। ग्लास का ऊपर का सरफेस जहां पर आपके पिसे हुए बादाम होंगे वो कहलाता है सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट में ऐसी चीजें होती हैं जिनका वजन कम होता है, जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो हम इसको यहां से उठा के साइड ले जाते हैं, हम यहां से इसको उठा के यहां कोने में सरका देते हैं। तो जब आप किसी चीज को सेंट्रीफ्यूज करते हो, भैया दूध का गिलास है, जोर जोर से हिला रहा हूं, जोर जोर से हिला रहा हूं, नींबू पानी है, जोर जोर से हिला रहा हूं, टेस्ट ट्यूब है, जोर जोर से हिला रहा हूं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है सेपरेट दी वायरस पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। वायरस के पार्टिकल और बैक्टीरिया को सेपरेट करना, किस बेसिस पे सेपरेट करना, ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी। किस बेसिस पे सेपरेट करना, ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी। किस बेसिस पे सेपरेट करना, ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी। किस बेसिस पे सेपरेट करना, किस बेसिस पे सेपरेट करना, ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो बच्चों ध्यान से समझना, सेपरेट दी वायरस पार्टिकल एंड बैक्टीरिया ऑन दी बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमने क्या देखा, जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमने क्या देखा, पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, यही है आज की क्लास की जान। पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, ठीक है, बिल्कुल पलकें नहीं झपकनी चाहिए, पलकें नहीं झपकनी चाहिए। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने क्या देखा,
वो मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो मुझे जो बैक्टीरिया है वो मुझे किस फ्रैक्शन में मिला? बताओ, मुझे बैक्टीरिया किस फ्रैक्शन में मिला? मुझे बैक्टीरिया मिला पैलेट फ्रैक्शन के अंदर। कहां मिला? पैलेट फ्रैक्शन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर मेरे को कहां मिला? मेरे को मिला बैक्टीरिया पैलेट फ्रैक्शन के अंदर। बिल्कुल सही है। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से समझना। प्रोटीन कोट, अगर मैं प्रोटीन कोट की बात करता हूं, मुझे प्रोटीन कोट कहां मिला? मुझे जो प्रोटीन कोट मिला वो प्रोटीन कोट मुझे मिला सुपरटेंट फ्रैक्शन के अंदर। मुझे यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को बोल रहा हूं सुपरटेंट। क्या बोल रहा हूं? सुपरटेंट। तो जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब की स्टडी की तो मुझे रेडियो एक्टिविटी कहां मिली? मुझे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन किस फ्रैक्शन में मुझे रेडियो एक्टिविटी मिली? मुझे रेडियो एक्टिविटी सुपरटेंट फ्रैक्शन में मिली। तो रेडियो एक्टिविटी सुपरटेंट फ्रैक्शन में मिली। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में रेडियो एक्टिविटी वायरस के किस पार्ट में थी? इस केस में रेडियो एक्टिविटी वायरस के जेनेटिक मटेरियल में नहीं थी, रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोट में थी। तो अगर दूध के ग्लास में ऊपर जहर तैरता हुआ दिख रहा है, अगर दूध के ग्लास में सरफेस पर पिसे हुए बादाम दिख रहे हैं, अगर दूध के ग्लास में ऊपर सरफेस पर अगर दूध के ग्लास में ऊपर सरफेस पर रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटीन कोट प्रेजेंट इन सुपरटेंट फ्रैक्शन। फिर से समझना, इन वायरस के प्रोटीन कोट में S35 था, इन वायरस के प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी थी, इनके डीएनए में नहीं थी। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद मुझे सुपरटेंट फ्रैक्शन के अंदर S35 मिला, जिससे यह कंफर्म हुआ कि दूध के ग्लास के सरफेस पर बादाम है, दूध के ग्लास के सरफेस पर प्रोटीन कोट है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोट के अंदर थी। इसका मतलब यह हुआ कि रेडियो एक्टिविटी not present in bacteria, not present in pellet। इसका मतलब यह हुआ प्रोटीन कोट not enter into bacteria। प्रोटीन कोट, मजा आया तो यस लिख दो, प्रोटीन कोट not enter into बैक्टीरिया। समझ में आया तो यस लिख दो। अरे दिल बना दिए, समझ में आया तो यस लिख दो। आज चैट पता नहीं चल नहीं रहा है, टेक्निकल एरर है, बहुत मिस कर रहा हूं मैं तुम्हारी चैट को। ठीक है, आ जाओ, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, किसी को बिना डांटे, आई शपथ। पूरा प्यार से समझना मेरे छोटे भाई बहन हो, यहां पर देखना, अच्छे से समझना। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद दूध के ग्लास में
सरफेस पर जहर है, पिसे हुए बादाम हैं, वहां पर रेडियो एक्टिविटी है। जहर को मैं बोल रहा हूं रेडियो एक्टिव S35। जहर ऊपर है और जहर ऊपर है और जहर मैंने डाला था प्रोटीन कोट में। इसका मतलब सरफेस पर प्रोटीन कोट फ्लोट कर रहा है, मतलब प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता, क्योंकि पैलेट फ्रैक्शन में जो बैक्टीरिया था उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं गया। इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसका मतलब यह हो गया प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। अरे आ गया, प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। अब तुम समझ जाओ। ए दीवाने, अरे समझ जा, इन आंखों को समझ जा कि यहां क्या होने वाला है। देख ले क्या होने वाला है। स्काईफॉल होने वाला है? नहीं, देख ले यहां पर क्या होने वाला है। देखें जरा, देख यहां पर क्या होने वाला है। ये यहां किया, ठीक है, उसके बाद इसको हटा दिया। हाँ, अब ध्यान से ला 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 टडन, आसमान पे टडन लाखों तारे। अब जब इस टेस्ट ट्यूब में चेक किया, इसको उठा के साइड ले जाते हैं, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसको उठा के कहीं साइड में ले जाते हैं, यहां पर ले जाते हैं दूध के गिलास को, हमारी जगह चाहिए हमें, ठीक है। यहां पर देखिए, जब यहां पर स्टडी किया तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जी हां भाइयों और बहनों, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी है, जिसको आप P32 बोल रहे हो, वो आपकी प्रेजेंट है। वो आपकी प्रेजेंट है कहां पर? बैक्टीरिया में। मतलब किस फ्रैक्शन में? पैलेट फ्रैक्शन में। बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी तभी मिल सकती है जब इस वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में गया हो, क्योंकि यहां जहर वायरस के डीएनए में है, यहां रेडियो एक्टिव P32 वायरस के डीएनए में है। तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव P32 तभी मिल सकता है जब वायरस का डीएनए अंदर आया हो। तो रेडियो एक्टिविटी P32 प्रेजेंट इन बैक्टीरिया बट नॉट in supernatant fraction, तो यहां से यह कंफर्म हुआ, डीएनए एंटर इनटू बैक्टीरिया। यहां रेडियो एक्टिविटी दूध के ग्लास में ऊपर मिली, सुपरटेंट में मिली, यहां रेडियो एक्टिविटी पैलेट में मिली, बैक्टीरिया के अंदर मिली। और इससे कंफर्म हुआ, अरे दीवानों, इससे कंफर्म हुआ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया तो यस लिख दो, समझ में आया तो यस लिख दो। तो बच्चों, कल तक मैंने आपको जितना पढ़ाया था, क्वालिटी के साथ चारों लेक्चर के रिवीजन लेक्चर दे चुका हूं। तो अब आप देख लीजिए, लेक्चर 1 का रिवीजन लेक्चर 2 में करवाया था, अच्छी तरीके से करवाया था, और लेक्चर 3 जो रिकॉर्डेड दिया गया था उसका रिवीजन लेक्चर 4 से पहले करवाया गया था, और चारों लेक्चर का एक कंबाइंड रिवीजन लेक्चर आपको दे दिया गया है। आपको कहीं से कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, और ये आपके सामने चल ही रहा है। इसका रिवीजन लेक्चर भी आपको कल दे दूंगा। अब रही बात पैकेजिंग, तक मैं एनसीईआरटी रीड कर चुका हूं। पैकेजिंग के बाद मैंने आपको हर्शे चेस पढ़ाया है और ग्रिफिथ पढ़ाया है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट की एनसीईआरटी रीड करने के लिए मुझे 14 मिनट की ज़रूरत है। 14 मिनट का
सैटरडे को एक रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा। कितने मिनट का दूंगा? 14 मिनट का दूंगा। 14 से 15 मिनट नहीं होगा, अगर हुआ तो स्पैमिंग कर देना। 14 मिनट का एक रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा जिसके अंदर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और हर्शे एंड चेस का सिर्फ सिर्फ आई शपथ सिर्फ एनसीईआरटी रीड होगी और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनसीईआरटी रीड होगी। और ड्यूरेशन होगा लेक्चर का 14 मिनट। 14 मिनट के अंदर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट और उसकी एनसीईआरटी रीड होगी, जो कि बहुत जरूरी है, हमें करना है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट क्वालिटी के साथ कंप्लीट किया, क्वालिटी के साथ हमने ये कंप्लीट किया। आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, हाँ इसको लिखना भी है, आप इसको लिख लीजिए। मैं पानी पी लेता हूं, आप इसको लिख लीजिए। फिर 3-4 लाइन है इसी एक्सपेरिमेंट में जो एनसीईआरटी में लिखी है, वो लाइन में भी आपको समझा देता हूं, ताकि आप घर पे जाके जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। बाकी मैं हूं हो गया साइड हो गया, लिख लो। हाँ हाँ वही वही वही, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, वही वाला एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ग्रिफिथ वाला ना, वो पूरा एक ही है, वही वाला पूरा 14 मिनट का ड्यूरेशन होगा बस। कभी भी घूमते फिरते सैटरडे को 14 मिनट का देख देना, कभी भी देख देना। रिवीजन लेक्चर होगा वो, तो रिवीजन लेक्चर होगा, कुछ नया नहीं होगा उसके अंदर, कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है जहां पर ये पैराग्राफ है, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नीचे आप ये सारा पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, बट आपको सेकंड पैराग्राफ समझ नहीं आएगा, जो मैं भी आपको समझा देता हूं। सेकंड वाला पैराग्राफ में भी आपको समझा देता हूं क्या है ये। लिख लीजिए जल्दी से। अब तो आप मेरे साथ साथ लिखा करिए, आपके साथ साथ मैं लिखता हूं, फिर भी मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं भाई बंदी पे। लिख लीजिए। साइड हो जाता हूं। और कभी कभी हो जाता है यार, है ना, कई बार अपने घर में क्या होता है ना, अपनी गलती नहीं होती, मम्मी पापा हमें डांट देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है मम्मी पापा से झगड़ा करें। तो कभी कभी ऐसा होता है क्लास में, अपनी इतनी बड़ी गलती होती नहीं है, मास्टर कभी कभी थोड़ा डांट देता है, तो उसको कभी माइंड मत करना। मास्टर की डांट में मास्टर का प्यार है और आशीर्वाद है, बस इसको ये समझना। बाकी एक फ्रेश डे है, एक बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है, नया टॉपिक है ना, तो नई एनर्जी के साथ इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया है, आपने लिख लिया है। अब इसके अंदर एक लाइन और है, मैं उसको भी आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है, एनसीईआरटी की एक लाइन है जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, पर मैं प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। ठीक है, देखो होता क्या है, ये है आपका बैक्टीरिया, ये क्या है आपका बैक्टीरिया। ठीक, इस बैक्टीरिया के ऊपर कौन आया, इस बैक्टीरिया के ऊपर कौन आया, इस बैक्टीरिया के ऊपर आपका आया है वायरस। ये रहा वायरस, ये आया बैक्टीरिया के ऊपर हमारा, हम सब का, ये आया वायरस, और इसके अंदर ये प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शे एंड चेस जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जब आप इसके अंदर पढ़ोगे, हर्शे एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। हर्शे एंड चेस ने काम किया यह जानने के लिए कि प्रोटीन कोट बैक्टीरिया में जाती है या फिर डीएनए अंदर जाता है। ये बाहर वाला क्या है, ये बाहर वाला है प्रोटीन कोट, और ये अंदर वाला क्या है, ये है डीएनए
जिसको अब हम पढ़ चुके हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, ये है आपका डीएनए। बट उस टाइम ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन कोट है। तो दे जस्ट वांटेड टू कंफर्म, दे जस्ट वांटेड टू कंफर्म, वो क्या कंफर्म करना चाहते थे? दे जस्ट वांटेड टू कंफर्म whether protein coat enter into, प्रोटीन कोट अंदर जाएगी या फिर जेनेटिक या फिर डीएनए अंदर जाएगा, या फिर क्या अंदर जाएगा? डीएनए। भाई तब ये थोड़ी ना पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जो अंदर जाएगा उसको जेनेटिक मटेरियल बोल देंगे। तो दे जस्ट वांटेड टू कंफर्म वेदर प्रोटीन कोड एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल और डीएनए। सो इफ प्रोटीन इज गोइंग टू एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, तो मैं प्रोटीन को बोल दूंगा जेनेटिक मटेरियल। अगर डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करेगा तो मैं डीएनए को बोल दूंगा आपका जेनेटिक मटेरियल। तो ये इस चीज को कंफर्म करना चाहते थे कि जब इंफेक्शन होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो आपका जो वायरस होता है, वायरस अटैच टू बैक्टीरिया, किसकी हेल्प से अटैच करता है? विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर, with the help of tail fiber। वायरस अटैच टू बैक्टीरिया किसकी हेल्प से? with the help of tail fiber। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब तो हमें पता चल गया है कि क्या होता है, अब तो हम पढ़ चुके हैं। तो मैं यही मान के पढ़ाता हूं कि अब तो हम पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है? अंदर आपका एंटर करता है क्या? अंदर आपका एंटर करता है क्या? अंदर आपका एंटर करता है डीएनए। ये आपका डीएनए अंदर एंटर कर गया। कौन अंदर एंटर कर गया? डीएनए आपका अंदर एंटर कर गया। और जो बैक्टीरिया होता है, ये किसका डीएनए है? ये है आपका बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है? बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किसका है? ये डीएनए आपके बैक्टीरिया का है। और ये जो पिंक वाला है, ये डीएनए वायरस का है। इसको मैंने बोला वायरल का डीएनए। तो होता क्या है? बैक्टीरियल सेल वायरस के डीएनए को अपना ही डीएनए कंसीडर करता है, इसका ख्याल रखता है। तो जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल कंसीडर वायरल डीएनए इट्स ओन डीएनए। जैसे वो अपने डीएनए का ख्याल रखता है, ठीक उसी तरीके से वो वायरस के डीएनए को कंसीडर करता है। जैसे वो अपने डीएनए का ख्याल रखता है, ऐसे ही वो वायरस के डीएनए का ख्याल रखता है। और वायरस का डीएनए क्या करता है? भाई वायरस का डीएनए अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। वायरस के डीएनए अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। एक से कितने बनाएगा? 2 बना देगा। तो यहां क्या हुआ? यहां पर डीएनए का क्या हो गया? डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए की सिंथेसिस हो गई। एक से कितने डीएनए बन गए? 2 डीएनए बन गए। और डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? डीएनए की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? टू सिंथेसाइज वायरल डीएनए। वायरस को अपने डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नीड न्यूक्लियोटाइड। और वो किसके न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है? तो वो किसके न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है?
वो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है। किसके न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है? बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है। भैया एक डीएनए से दो डीएनए कब बनेंगे? जब न्यूक्लियोटाइड होंगे, एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, सीटीपी, जब ये न्यूक्लियोटाइड होंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड वो किसके यूज करता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड वो किसके यूज करता है? बैक्टीरिया के यूज करता है। तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड को यूज करके वो आपका क्या बना लेगा? डीएनए की सिंथेसिस कर लेगा और अब वो प्रोटीन कोट भी बना लेगा। क्या बना लेगा? प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? वायरस के अंदर तो राइबोसोम है ही नहीं, तो बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम है? बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम है। तो यहां पर प्रोटीन कोट भी बनेगा। प्रोटीन कोट कैसे बनेगा? प्रोटीन कोट कैसे बनेगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कोट। भाई प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कोट with the help of बैक्टीरियल राइबोसोम। बैक्टीरियल राइबोसोम को यूज करके वो क्या बनाता है? वो प्रोटीन कोट बनाता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपका असेंबली। इसके बाद होता है असेंबली। कंप्यूटर के पार्ट असेंबल कर रहे हैं। ये आपका हेड है, ये आपका नेक है और ये आपके टेल फाइबर है। अब आपका होगा यहां पर असेंबली। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपका क्या होगा? इसके बाद जो होगा आपका वो होगा असेंबली। तो असेंबली में क्या होगा? प्रेयर होगी। देखिएगा असेंबली में क्या होगा? ये हेड नेक के साथ जुड़ेगा। हेड किसके साथ जुड़ेगा? नेक के साथ जुड़ेगा। ये रहा हेड, ये रहे दो हेड, और हेड के साथ क्या जुड़ गया? हेड के साथ नेक जुड़ गया, और फिर ये आपका जुड़ गया टेल फाइबर। ये आपका जुड़ गया टेल फाइबर, और अंदर कौन हो गया? अंदर आपका डीएनए पैक हो गया, और आपका क्या बन गया? आपका कंप्लीट वायरस क्या हो गया? फॉर्म्ड हो गया। तो मैंने आपको एक रफ वायरस की लाइफ साइकिल सिखाई है। वायरस की लाइफ साइकिल 11वीं क्लास में सिखाई जाती है, यहां नहीं बताई जाती। मैंने बस आपको एक आइडिया दिया। आपके पास एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया पे वायरस आके बैठता है, अपनी टेल फाइबर की हेल्प से अटैच होता है। उसके बाद अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आ गया। बैक्टीरिया इस डीएनए को अपने ही डीएनए जैसे ख्याल रखता है। यह वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है। बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है। तो ये टू सिंथेसाइज वायरल डीएनए नीड न्यूक्लियोटाइड। किसके न्यूक्लियोटाइड यूज करेगा? बैक्टीरिया के, जिसकी वजह से वायरस का डीएनए की सिंथेसिस होगी। एक डीएनए से दो डीएनए बन गया। अब इसने हेड बनाया। हेड मतलब प्रोटीन कोट। प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए राइबोसोम। वायरस पे राइबोसोम नहीं है, तो वो किसके राइबोसोम यूज करेगा? वो बैक्टीरिया के राइबोसोम यूज करके प्रोटीन कोट बनाएगा। हेड भी है, नेक भी है, टेल फाइबर भी है, हमारा डीएनए भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो फिर किस बात का गम है? आओ, इट्स शो टाइम, असेंबल हो जाओ। ट्रांसफॉर्मर असेंबल हो गई मशीन, और ये पूरा का पूरा डीएनए अपना अपना अंदर पैक हो गया, और कंप्लीट वायरस आपका फॉर्म्ड हो गया। समझ में आया तो यस लिख दीजिए। समझ में आया तो यस लिख दीजिए। समझ में आया तो यस लिख दीजिए। एक लिख रहे हैं हर्ष कौशिक, रिस्पेक्टेड हर्ष कौशिक लिख रहे हैं, बट एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो गया था। बिल्कुल हर्ष, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था, बट बेटा यहां पर एक पैराग्राफ दिया गया है, बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन थी, बस ये लाइन को एक्सप्लेन करना था, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया। तो एक्सपेरिमेंट तो बेटा पहले खत्म हो गया था। तो एक्सपेरिमेंट आपका बेटा पहले खत्म हो गया था, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा था, एनसीईआरटी का ही है ये।
ये आपको बताना जरूरी था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। हो गया टॉपिक कंप्लीट, हो गया टॉपिक कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस पोर्शन को आप अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक लाइन है उसको याद कर लेना, है ना। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इट वॉन्ट क्रिएट एनी ट्रबल। आप इसको स्किप कर सकते हो। आपका जो एक्सपेरिमेंट था बेटा वो यहां तक था, बस यहां तक था। आप इसको स्किप कर सकते हो। लिख लीजिए, टेस्ट में ये चैप्टर आएगा क्या? नहीं बेटा, टेस्ट में चैप्टर नहीं आएगा। सर आप मराठी बोल के दिखाओ, मराठी बोल के दिखाओ। इकडे आ, दुकडे जा। न्यू ईयर हार्दिक शुभेच्छा। मेरा 2nd से 5th क्लास ना नासिक में हुआ है, और कोरोना में मैं इसमें था, थाने में था। तो जब मैं नासिक में था 2nd से 5th तक, तो मेरे को मराठी भी आती थी, अच्छे से आती थी, पूरा का पूरा बोलना आता था। आते उठतू सारे रान शेतकऱ्यांचे राग्य साठी लाऊ प्राणा प्राण। वो अपने केवी में थे तो अपन वहां पे गाना गाते थे, संगीत होता था ना अपना, तो वहां पे अपन गाना गाते थे ये वाला, आता उठतू सारे रान शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लाऊ प्राणा प्राण। अभी मेरे को उतना याद नहीं आता, बट जब मैं 5th तक था तो मेरे को मराठी आती थी पूरा। वो क्या है ना, मैं 1 साल वहां पे रहता हूँ ना, 1-2 साल वहां पे रहूंगा, तो मेरे को पूरा एक्सेंट जो भी है ना बरोबर वो एकदम आ जाएगा। पहले मेरे को आता था। ठीक है, लिख लिया, जल्दी से डन करो। आप जेल गए थे क्या? जेल नहीं यार, जेल नहीं, थाने जगह एक। जो महाराष्ट्र के होंगे उनको पता होगा, थाने मुंबई के पास, कल्याण, थाने, घाटकोपर, बोरीवली। मराठी जो है महाराष्ट्र वाले वो समझ रहे होंगे, फील आ रहा होगा पूरा का पूरा। मरीन ड्राइव रात में जाके बैठते थे वहां पे, सी लिंक। चलो भाई लिख लिया, लिख लिया। अब आपका जो नेक्स्ट है, जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, वो है आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइए फटाफट आइएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। डीएनए वर्सेस आरएनए, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से समझिएगा। तो ये तो कंफर्म हो ही गया, ये तो कंफर्म हो ही गया कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है, अनइक्विवोकल। ये तो आपका कंफर्म हो गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भैया अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल, जिसमें कोई शक नहीं है क्या, कि आपका जो डीएनए है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके बाद जैसे आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कि डीएनए से आपका एक चीज बनता है एमआरएनए। 4 घंटे का टॉपिक है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो एमआरएनए से आगे जाके बनता है आपका प्रोटीन। क्या बनता है?
प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए मैसेज लाता है, कहां से? डीएनए से। कौन सा प्रोटीन बनेगा? कौन सा प्रोटीन बनेगा? उसके लिए रूल, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस डीएनए देता है। तो मैसेंजर आरएनए मैसेज लाता है। मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए टू सिंथेसाइज दी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन शरीर में बनेगा, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो मैसेज है वो डीएनए देता है। तो ये 4 घंटे का टॉपिक है, जो जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तभी आपको समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। अभी तो मैंने इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करा है, ऐसे समझ नहीं आएगा। अभी मैंने आपको इतना बताया कि मैसेंजर आरएनए मैसेज लाता है। कहां से मैसेज लाता है? डीएनए से। मेरे शरीर में कौन सा प्रोटीन बनेगा ये मैसेंजर आरएनए को पता है, बट मैसेंजर आरएनए को गाइड किसने किया है? मैसेंजर आरएनए को गाइड किया है डीएनए ने। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए to synthesize particular protein in body। बिल्कुल सही है। अब प्रोटीन को बनाने के लिए अभी मैं 3-4 मिनट तक जो चीजें बोलूंगा ये चीज इस चैप्टर में आगे समझ आएगी, जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड ये सब पढ़ाऊंगा। राजस्थान की सर ने टाइम टेबल तो अभी तक नहीं दिया, मैं दूंगा टाइम टेबल। एक्चुअली क्या है, आप YouTube पे देखिएगा, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। टाइम टेबल की वीडियो पड़ी है, मोटिवेशन की वीडियो पड़ी है, हर दिन वीडियो आती है कैसे पढ़ें, कैसे 720 में से 720 स्कोर करें। ठीक है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। सभी टीचर्स वहां पे बताते हैं किस तरीके से पढ़ना है। बट आप समझिएगा, जो आदमी आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 चारों मॉलिक्यूलर बेसिस का लेक्चर रिवीजन दे सकता है एक झटके में, तो क्या उसके लिए टाइम टेबल देना बड़ी बात है? नहीं। बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, कि उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, मोटिवेशन करना या फिर पढ़ाना और रिवीजन लेक्चर देना। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाना, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है रिवीजन लेक्चर देना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा। मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन इन बॉडी। ठीक है बच्चों, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? वी नीड अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। वी नीड अमीनो एसिड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। हमें प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। तो आरएनए का एक टाइप आपने देखा, एमआरएनए। आरएनए का एक और टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो ये इस चैप्टर में आगे समझाया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद समझाया हुआ है, तो हम उसको नहीं पढ़ रहे। वी नीड अमीनो एसिड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो आरएनए का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं टीआरएनए, और टीआरएनए सप्लाई अमीनो एसिड। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कौन लेकर आएगा? भाई प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कौन सप्लाई करता है? टीआरएनए सप्लाई करता है। इसलिए यहां टीआरएनए का एक और नाम है जिसको आप बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। क्या बोलते हैं? एडेप्टर आरएनए। तो आरएनए किस तरीके से काम कर रहा है? आरएनए किस तरीके से काम कर रहा है?
आरएनए मैसेज भी ला सकता है और आरएनए एडेप्टर की तरह भी काम कर सकता है। जब वो मैसेज लाता है तो उसको एमआरएनए बोलते हैं, जब वो अमीनो एसिड लाता है तो उसको एडेप्टर आरएनए बोलते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, मैसेंजर आरएनए मैसेज लाता है डीएनए से टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनेगा ये एमआरएनए बताएगा, बट एमआरएनए को किसने बताया? डीएनए ने बताया। प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की सप्लाई करता है टीआरएनए, इसलिए इसको बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। तो आरएनए मैसेज की तरह भी काम कर सकता है, एमआरएनए एडेप्टर की तरह काम कर सकता है टीआरएनए। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। तो अननेसेसरी चैट मत करिएगा, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी चीज नहीं है। आप करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। यहां पर देखिएगा, अब वो क्या चीज है, वो क्या चीज है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी है। आइडियल कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? आइडियल कंडीशन, किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या आइडियल कंडीशन होनी चाहिए वो हम यहां पर पढ़ेंगे। आप किस चीज को जेनेटिक मटेरियल बोलोगे? अगर आप डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हो या आप आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इन सम वायरस, कुछ वायरस हैं, जैसे मैंने बोला टोबैको मोज़ेक वायरस, क्लास 11th में आता था ये। टोबैको के अंदर जो डिजीज करता है उसको आप बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको के अंदर जो डिजीज करता है उसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा है आपका क्यूबी वायरस। ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर इंफेक्शन करता है उसको आप बोल रहे हैं क्यूबी वायरस। क्या बोल रहे हैं? क्यूबी वायरस। ये बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस बैक्टीरिया पे इंफेक्शन करता है। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों वो आपका आरएनए है। वैसे तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है ज्यादातर, लेकिन कुछ वायरस हैं जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, क्यूबी वायरस हो गया, इनमें आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। वो कौन सी कंडीशन है जो कि जेनेटिक मटेरियल के लिए होनी चाहिए? आप किस बेसिस पर इसको जेनेटिक मटेरियल बोलोगे? तो पहली कंडीशन, इट शुड बी, मटेरियल शुड बी, इट शुड बी structurally and chemically stable, केमिकली स्टेबल। अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, पूरा का पूरा फोकस करना और अच्छे से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना और अच्छे से समझना। किसी भी मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल तब बोलेंगे जब उसके अंदर स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब जरा समझते हैं, हमारा जो आरएनए है, आरएनए समटाइम एक्ट एज अ एंजाइम। कभी कभी आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कैटालिटिक नेचर। कैटालिटिक नेचर, तो आरएनए का नेचर कैटालिटिक हो सकता है क्योंकि आरएनए कभी कभी एंजाइम की तरह भी काम करता है। दूसरा आप जो देखेंगे
आरएनए जो है, आरएनए की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों रिएक्टिविटी ज्यादा है? आरएनए के अंदर आपकी कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर में जो सेकंड कार्बन है, उस सेकंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? उस सेकंड कार्बन पर आपका OH ग्रुप है। उस सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है। तो आरएनए के अंदर जो राइबोस शुगर मिलती है, उस शुगर में जो सेकंड कार्बन है, याद करो मैंने राइबोस शुगर पढ़ाया था और राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वहां सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप होता है। दिस OH ग्रुप, this OH group, this OH group makes RNA more reactive, more reactive। अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो पहला कारण तो यह हो गया कि आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है, उसका कैटालिटिक नेचर है। आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसके अंदर रिएक्टिविटी का कारण है उसके शुगर के सेकंड कार्बन का OH ग्रुप, जो आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम है। और थाइमीन जो होता है, थाइमीन के अंदर आपका जो मिथाइल ग्रुप होता है, तो थाइमीन इन डीएनए, थाइमीन इन डीएनए
ओके, हेलो 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 हेलो। तो बच्चों आई एम बैक। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था। आपको तो पता ही है मैं देहरादून में रहता हूँ, द सिटी ऑफ लव। तो यहाँ मौसम बहुत सुहाना रहता है, एकदम हिल स्टेशन है, बारिश जैसा मौसम होता है, तो इंटरनेट कभी जाता नहीं है। तो 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए आपको दिक्कत हुई इंटरनेट के जाने की वजह से, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट के 2-3 मिनट मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट चला गया था। तो आप आइएगा। हाँ, देहरादून द सिटी ऑफ लव, आप गूगल करिए, आपको लिखा आएगा द सिटी ऑफ लव में देहरादून खुल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, प्यार देते हैं, प्यार। ठीक है, आओ, तो मैं आ गया हूं, आ जाइए, फटाफट आ जाइए। इट शुड बी स्ट्रक्चरल एंड केमिकल स्टेबल। ठीक है, आरएनए समटाइम, आरएनए कभी कभी एंजाइम की तरह काम कर जाता है, मतलब उसका कैटालिटिक नेचर होता है। आरएनए की रिएक्टिविटी डीएनए से ज्यादा है, क्योंकि आरएनए में जो शुगर मिलती है उसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप के वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो यहां पर आरएनए की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, क्योंकि हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि स्टेबल हो। थाइमीन का मिलना डीएनए में डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो थाइमीन की रिएक्टिविटी कम है। डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो सेकंड कार्बन होता है, जो सेकंड कार्बन होता है आपका, उस पर OH ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर किताब में एक लाइन और मिली है कि इट वॉज ऑल्सो प्रूव्ड, इट वॉज ऑल्सो प्रूव्ड ड्यूरिंग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये चीज तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के टाइम भी प्रूफ हो गई थी कि बैक्टीरिया हीट की वजह से मर गया था, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए था वो तब भी अड़ा रहा, वो तब भी जिंदा रहा। मतलब बैक्टीरिया मर चुका था हीट की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं डीएनए फिर भी थोड़ा बहुत जिंदा था। तो यह कंफर्म करता है कि डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो हीट किल्ड करके आपने बैक्टीरिया को मारा था, एस्थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया, आप याद करिए, एस्थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया, आपने हीट देके बैक्टीरिया को तो मार दिया था, बट बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था उसमें अभी भी स्टेबिलिटी थी। तो इन्होंने ये कहा जब आपने हीट दिया होगा, जब आपने हीट दिया होगा, जब आपने क्या दिया होगा, हीट दिया होगा। हीट का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया तो किल्ड हो गया, और इस हीट की वजह से, इस हीट की वजह से आपका जो डीएनए था, जो डबल स्टैंडर्ड था, हीट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड था वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके कौन से बॉन्ड टूट गए, उसके कौन से बॉन्ड टूट गए, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए होंगे, ब्रेक हुए होंगे, और इस चीज को आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। बट डीएनए में इतनी स्टेबिलिटी होती है कि बाद में ये बॉन्ड वापस से जुड़ गए होंगे, बाद में ये बॉन्ड वापस से जुड़ गए होंगे जब टेम्परेचर कम हुआ होगा, जब टेम्परेचर कम हुआ होगा, जब टेम्परेचर थोड़ी देर बाद आग ठंडी हुई होगी, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ होगा, तो वापस से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जुड़ गई होगी, वापस से डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया होगा, वापस से डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया होगा। तो वापस से डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया,
इस चीज को बोलते हैं रीनेचुरेशन, इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो बच्चों डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो उसमें जब आपने हाई टेम्परेचर दिया था, बैक्टीरिया तो मर गया होगा, बैक्टीरिया तो मर गया था और उसका जो डीएनए है हाई टेम्परेचर की वजह से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे होंगे, जिसको आप डीनेचुरेशन बोलते हैं, और दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई होगी। बट जब आग ठंडी हुई होगी, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ होगा, तो वो दोनों स्ट्रैंड जुड़ के वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गई होगी। इस चीज को बोलते हैं रीनेचुरेशन। मतलब कहीं ना कहीं डीएनए में स्टेबिलिटी है, तभी तो वापस से रीनेचुरेशन हो गया। वो आग जिसने बैक्टीरिया को मार दिया, बट कहीं ना कहीं अभी भी उसके जो जेनेटिक मटेरियल था उसको वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ये बात तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के टाइम भी हमें समझने को मिली। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अगर आपको यह चीज समझ में आई तो यस लिखिए। तो हमने एक पॉइंट यहां पर, इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। तो स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो डीएनए ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आरएनए। अगर मैं स्टेबिलिटी के कंपेयर में बात करता हूं, अगर मैं स्टेबिलिटी के कंपेयर में बात करता हूं तो डीएनए इज बेटर देन आरएनए। डीएनए इज बेटर देन आरएनए। डीएनए आरएनए से बेटर है, डीएनए आपका आरएनए से बेटर है। लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, बहुत टाइम दे रहा हूं। कोलकाता, जल खाइबो, जल खाइबो, लिख लीजिए फटाफट। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आसान टॉपिक है। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। प्रयागराज, राजस्थान, राजस्थान से तो अपना बहुत पुराना नाता रहा है। कोटा में पढ़ाते थे, अजमेर के पास नसीराबाद है, वहां से हमने क्लास 12th पढ़ी थी। जयपुर वयपुर पूरा पढ़ाया हुआ है, तो राजस्थान से तो रहा है। दिल्ली भी 3 साल पढ़ाया है, जनकपुरी, रोहिणी, पंजाबी बाग, तो दिल्ली में भी रहे हैं। मिर्जापुर मिर्जापुर, जिस शहर में तुम नौकर बनकर आए हो मालिक हैं उसके, मिर्जापुर। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया सब जम्मू, झारखंड, सहारनपुर तो यहाँ बागल में ही है। सहारनपुर, यहां से जाते हैं बिहारीगढ़, बिहारीगढ़ के बाद सहारनपुर। बिहारीगढ़ की पकौड़ी जरूर खाई होंगी सहारनपुर वालों ने। चलो भाई, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, इट शुड बी रेप्लीकेट, इट शुड बी रेप्लीकेट, इट शुड बी रेप्लीकेट। मतलब वो अपना सिंथेसिस कर सकता हो, वो 1 से 2 हो सकता हो। तो भैया जो आपका डीएनए होता है, जो आपका क्या है, डीएनए होता है, वो डीएनए सिंथेसिस करके एक डीएनए से कितना डीएनए हो सकता है, सिंथेसिस करके एक डीएनए से 2 डीएनए हो सकते हैं। ऐसे ही एक आरएनए से कितने आरएनए हो सकते हैं, एक आरएनए से 2 आरएनए हो सकते हैं। तो इस केस में तो दोनों ही बेटर हैं, क्योंकि डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, आरएनए भी रेप्लिकेट करता है। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए, लेकिन प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता,
तो प्रोटीन यहां पे रेस से बाहर हो गया। प्रोटीन नॉट एबल टू रेप्लीकेट, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नोट डाल के, बोथ डीएनए एंड आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन रेप्लीकेट। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो हम यहां एक लाइन खींच देते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, जिसको आप बोल रहे हैं म्यूटेशन। तो आप उसको जेनेटिक मटेरियल तब बोलेंगे, बिहार की बात भी करेंगे, बिहार की बात भी करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, मतलब म्यूटेशन, बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए भैया, बहुत ज्यादा म्यूटेशन होना भी खतरनाक है। इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस में था, बार बार म्यूटेशन हो जाती थी, वैक्सीन बनाते थे, म्यूटेशन हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा फास्ट म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरएनए की रिएक्टिविटी क्या है, आरएनए की रिएक्टिविटी आपकी क्या है, ज्यादा है। आरएनए की रिएक्टिविटी मोर है, इसकी स्टेबिलिटी कम है आरएनए की, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो इसके अंदर चेंजेस जो होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो बहुत फास्ट होंगे। तो आरएनए जो है, आरएनए म्यूटेट और चेंज फास्टर, आरएनए म्यूटेट, चेंज और इवॉल्व मोर फास्टर देन डीएनए, क्योंकि आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। तो ये जल्दी जल्दी म्यूटेट करेगा, जल्दी जल्दी इसके अंदर म्यूटेशन होगी। तो जो आरएनए वायरस होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस था, आरएनए वायरस जो होते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है और ये म्यूटेट करते हैं, म्यूटेट एट फास्टर रेट। तो स्लो चेंजेस होने चाहिए, स्लो म्यूटेशन, फास्ट म्यूटेशन नहीं, स्लो म्यूटेशन। लेकिन जो डीएनए है उसके अंदर डीएनए म्यूटेट एट स्लोअर रेट। इजी है। ये लो, एक और हो गया आपका, 3 हो गया, ये हो गया। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। यहां तक अगर आपको समझ में, हाँ एचआईवी वगैरह भी है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, वायरस में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, वायरस 11वीं में है, ठीक है। ये क्या लिख रहा है आदित्य राज? तो अगर मैं आपको बोला 3 का मतलब 3 के बाद आता है फोर्थ। आप पहली प्रॉपर्टी क्या थी? स्टेबिलिटी। दूसरा क्या था? रेप्लिकेट। तीसरा था स्लो चेंजेस। फोर्थ है जेनेटिक मटेरियल, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, इट शुड बी एबल टू express in form of Mendelian character। अब इसका मतलब समझिए,
इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों। आपका जो आरएनए है, ठीक है, देखिए डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन की वजह से आता है किसी के अंदर कैरेक्टर। तो बताओ किसके अंदर कैरेक्टर इजीली एक्सप्रेस करेगा? भाई जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए है, तो वो तो सीधा ही क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। और प्रोटीन क्या है, कैरेक्टर। तो भाई प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर आएगा। डीएनए को तो पहले आरएनए बनाना पड़ता है, लेकिन जिनके अंदर आरएनए है वो तो सीधा ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट यहां पर जो पहला वाला केस है, जो आपका पहला वाला केस है, उसमें आपका डीएनए जो होता है वो डिपेंड होता है किस पर, आरएनए पर। डीएनए डिपेंड अपॉन आरएनए टू एक्सप्रेस दी कैरेक्टर। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। टू एक्सप्रेस दी कैरेक्टर और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों जहां जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा वहां प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनेगा, वहां डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर जाके प्रोटीन बनेगा, फिर जाके कैरेक्टर आएगा। डीएनए डिपेंड अपॉन आरएनए टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन जहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो सीधा ही आपका क्या बना लेगा, आपका सीधा ही वो क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करना है, भाई प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन आरएनए को किसने दी, डीएनए ने दी। तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो है डीएनए इज बेटर देन आरएनए। भैया प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेज है वो आरएनए लाया, लेकिन आरएनए को मैसेज किसने दिया, डीएनए ने दिया। तो इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डीएनए बेटर है आरएनए से, क्यों? बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए बेटर है, बट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए आरएनए बेटर है, क्योंकि सीधा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी। डीएनए को तो पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना पड़ेगा, बट जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो सीधा ही प्रोटीन बना लेगा। तो फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए बेटर क्या है, इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए बेटर क्या है, आरएनए जो है, आरएनए इज बेटर देन डीएनए। आरएनए जो है वो डीएनए से बेटर है। भाई इंफॉर्मेशन अल्टीमेट तो डीएनए के पास थी ना, डीएनए से क्या बनाया, आरएनए बनाया। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास थी, डीएनए के पास थी, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट जहां पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वहां डीएनए की जरूरत नहीं है, वहां से सीधा क्या बना लोगे, प्रोटीन बना लोगे। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए बेटर है, क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी अच्छी है। लेकिन इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करने के लिए आरएनए बेटर है, क्योंकि सीधा आरएनए क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। यह चीज अगर आपको समझ में आई तो यस लिखिए, यह चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए।
ये चीज आपको समझ में आई तो फटाफट यस लिखिए। डबल डबल लिखा करिए, मोबाइल में नहीं दिखता, क्या क्या करूं यार। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, डबल डबल लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आया तो यस लिखिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। तो हमने यहां पर ये पढ़ लिया है। तो आप मुझे बताओ, जो प्रोटीन मशीनरी है, जो प्रोटीन मशीनरी है, प्रोटीन किससे बना? प्रोटीन किससे बना? प्रोटीन तो आरएनए से बना। तो प्रोटीन की जो मशीनरी है वो किसके चारों तरफ इवॉल्व हुई होगी? डीएनए के चारों तरफ इवॉल्व हुई होगी या आरएनए के चारों तरफ इवॉल्व हुई होगी? बताइए भाई। डीएनए से प्रोटीन नहीं बनता, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जो प्रोटीन मशीनरी है वो किसके ज्यादा पास इवॉल्व हुई होगी? डीएनए के या आरएनए के? बिल्कुल सही है, आरएनए के। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोटीन मशीनरी, प्रोटीन मशीनरी, प्रोटीन मशीनरी इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टी पढ़ ली। जल्दी से लिख जाइए, जल्दी से लिख दीजिए। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ये जो आरएनए वर्ल्ड है इसके ऊपर ऊपर हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों आपको 3 डीपीपी मिल चुकी हैं इस चैप्टर की, तीनों डीपीपी सॉल्व कर लेना। और आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, आज तक आपको जितना पढ़ाया है 5 लेक्चर तक, इसकी डीपीपी कल आपको 11 या 12 बजे तक मिलेगी, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन डाले हैं। तो टोटल डीपीपी कल की मिला के कितनी हो जाएगी? 4। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन भर भर के डाल रहा हूं, ठीक है। हर दिन एक डीपीपी आपको मिलेगी मिलेगी। आज वाली डीपीपी कल मिलेगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा थे, तो उनको सॉल्व कर लेना अच्छी तरीके से। रिवीजन लेक्चर चारों लेक्चर के दे चुका हूं, ये 5वां लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर को 45 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चारों लेक्चर आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो वही पकड़ इसमें बनाएंगे, खतरनाक वाली पकड़, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से भी खतरनाक पकड़ बनाएंगे। उसके लिए 2 काम करने होंगे, एक रिवीजन लेक्चर देने होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। दोनों चीजें मैं आपको दे रहा हूं, रिवीजन लेक्चर भी दे रहा हूं और डीपीपी की संख्या बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको दे रहा हूं। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको मेहनत करके रिवीजन लेक्चर दे रहा हूं तो उस पर पानी मत फेर देना बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, उसको एक आशीर्वाद के रूप में लेना, ठीक है। आशीर्वाद के रूप में उसको लेना और उसको ग्रहण करना और मेहनत करना। मुझसे ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी है, मुझसे ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी है। दूसरा, हमें इस चैप्टर को खत्म कराने में 15 लेक्चर लिए हैं, लेकिन मैं 15 की जगह 20 लेक्चर लूंगा, मैं 5 लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा। कारण क्या है? मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को ये चीज कम समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर भी कोई इजी चैप्टर नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के इक्विवेलेंट चैप्टर है। तो मैं 5 लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा और हम इसको कंपेंसेट कर लेंगे, क्योंकि माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर को खत्म कराने में 2 लेक्चर, स्ट्रेटेजी को खत्म कराने में 2 लेक्चर, तो टोटल लेक्चर कितने हो गए? 4, 2 चैप्टर के लिए, ठीक है। पॉल्यूशन वाला चैप्टर को खत्म कराने के लिए 4 लेक्चर, इकोसिस्टम को खत्म कराने के लिए 4 लेक्चर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को खत्म कराने के लिए 4 लेक्चर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को खत्म कराने के लिए 3 लेक्चर। तो 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 19 लेक्चर लगेंगे आखिरी के 6 चैप्टर को खत्म कराने में। मैक्सिमम 20 लेक्चर मान लो, 19 लेक्चर मान लो, 19 लेक्चर में आखिरी के 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इतने आसान चैप्टर हैं, लेकिन इस चैप्टर के साथ, और वो भी चैप्टर क्वालिटी से खत्म होंगे, एकदम A1 क्वालिटी बिल्कुल, लेकिन वो चैप्टर आसान है। ये चैप्टर थोड़ा सा वो है, तो मैं नहीं चाहता कि जो हमने पेडिग्री में किया था हमें एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर देना पड़ा, इसलिए मैं यहां पर 3 से 4 लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा, 19 लेक्चर में इसको खत्म करूंगा ताकि मजा आ जाए। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3-4 लेक्चर हम अगर ऊपर भी चले जाएं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद की जो जर्नी है भाई साहब, ऐसे लेट जाना सोफे पे,
आराम से। मम्मी को कहना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो भी समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं। इतने आसान चैप्टर हैं, इतने आसान चैप्टर हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, इसको लिख लीजिए। नहीं नहीं, संडे एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लूंगा, संडे एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लूंगा। देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं लूंगा, हर संडे नहीं लूंगा। कभी कभी अगर मन हुआ तो सैटरडे में एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, कभी कभी दे दूंगा। ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं, इनको सेल्फ स्टडी भी करना होता है। और सेल्फ, ये एक चीज याद रखना, सेल्फ स्टडी मेरे लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने पढ़ाया इंपॉर्टेंट है, इसको तुमने खुद पढ़ा, एनसीईआरटी लेख के खुद दिमाग लगाया, तुम्हारे एफर्ट से ज्यादा सिलेक्शन होगा। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे को कभी भी लेक्चर ना लूं, नहीं तो कुछ लोग जहरीले बन जाते हैं। ठीक है, सैटरडे को अगर मैं आपको दूंगा तो रिवीजन लेक्चर ही दूंगा, मतलब नया टॉपिक का नहीं दूंगा, रिवीजन लेक्चर दूंगा जो मैंने आपको पुराने पढ़ाए हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे को की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बस यही चैप्टर है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, सैटरडे संडे को नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया करूंगा 5-6 बजे तक, लेकिन सैटरडे संडे नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और सैटरडे को मैं सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, वो भी रिवीजन लेक्चर दूंगा, रिवीजन लेक्चर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, है ना, और मंडे टू फ्राइडे उन्होंने जो पढ़ाई की होती है उसका उनको रिवीजन करना होता है सैटरडे और संडे को। अगर मास्टर सैटरडे संडे को भी क्लास ले लेगा तो कहीं ना कहीं यार बात तो उनकी भी सही है ना, बट बात कहने का तरीका सही होना चाहिए, बस ये है। बर्डन तो बढ़ता है, वो चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ें और सैटरडे संडे वो 12-12, 14-14, 15 घंटे अपने घर में बैठ के पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी करें, वो उनकी हैम्पर हो जाती है। ये चीज शायद मेरे को समझनी भी चाहिए, तो मेरे को ये चीज धीरे धीरे समझ भी आ रही है। तो ठीक है भाई, ये आपका हो गया। इसके बाद जो एनसीईआरटी में टॉपिक है वो है आरएनए वर्ल्ड। तो मैं ये आरएनए वर्ल्ड खत्म नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा रेप्लिकेशन। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो लाइनें लिखी हैं वो भी आपको समझ नहीं आएंगी, वो तब समझ आएंगी जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दूंगा, जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दूंगा। ये पैराग्राफ अभी आपको समझ नहीं आएगा, बहुत खतरनाक पैराग्राफ है, इसके लिए आप वेट करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा रेप्लिकेशन। तो भाई रेप्लिकेशन समझ में आया तो ट्रांसक्रिप्शन समझ में आएगा, और ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया तो ट्रांसलेशन समझ में आएगा। तो भाई रेप्लिकेशन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक में काउंट किया जाता है, बट रॉकी भाई तुम्हारे साथ है, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज याद रखना हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। तो आओ भाई हम स्टार्ट करेंगे आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, जितना टाइम है उतना में मैं स्टार्ट कर देता हूं, जितना टाइम है उतने में मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो यहां पर मैंने आपका लिखा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या है सुनिएगा। तो रेप्लिकेशन में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन, और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने यह बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने यह बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसका जो मोड होता है वो मोड होता है सेमी कॉन्जर्वेटिव। क्या होता है? सेमी कॉन्जर्वेटिव। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताया।
बट वॉटसन एंड क्रिक ने इसको प्रूफ नहीं किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको प्रूफ नहीं किया था, ठीक है। दे डिडंट प्रूफ, दे डिडंट प्रूफ, यहां मैं लिख देता हूं, दे डिडंट प्रूफ, उन्होंने इस चीज को प्रूफ नहीं किया था। अब दिमाग में आया आपके कि सर सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? वीडियो कॉल किसको किया जाए? वीडियो कॉल किसको किया जाए? लो, मयंक को करते हैं वीडियो कॉल, बट यहां से मैं वीडियो कॉल करता हूं तो मेरी आवाज जाती नहीं है, उनकी आवाज तो आ जाती है बट मेरी आवाज नहीं जाती है। आरुषि को करते हैं। डिफॉल्ट माइक्रोफोन, अभिषेक को करते हैं, सिद्धि को करते हैं। ये तो उठा ही नहीं रहे हैं, सबको करूं? हेलो, कोई उठा लो भाई फोन। हेलो, हेलो आरुषि, आरुषि, मयंक, भव्या, ऋषु, अदिति, डॉक्टर, पिंकू, रिंकी, आदर्श, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। ऋषु, ओ हाय, हाय तैजिन, फातिमा, एम आई ऑडिबल? क्या मेरा आवाज आ रहा है? क्या मेरा मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, क्या मेरा आवाज आ रहा है बेटा? ऋषु राज, फातिमा, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, क्या मेरा आवाज आ रहा है? उन लोगों को मेरा आवाज नहीं आ रहा है। इन लोगों को मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे आ रही है आप लोगों की आवाज, मुझे आ रही है, इनको क्यों नहीं आ रही है? हाय ऋषुराज, कैसा है मेरा बेटा? शाबाश, पढ़ाई कर रहा है, ऐसे ही पढ़ाई कर बेटा, मम्मी पापा का नाम रोशन कर बढ़िया से। टेंजिन फातिमा, आप भी ऐसी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। एक्चुअली मुझे आप लोगों की आवाज आ रही है बट शायद आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। चलो, वीडियो कॉल भी हो गई बेटा, वीडियो कॉल भी हो गई। वो यहां से उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आओ भाई, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। वॉटसन एंड क्रिक, 10 मिनट पढ़ाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई डीएनए है, अगर आपके पास कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर आपके पास कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 5 to 3 प्राइम और 3 प्राइम to 5 प्राइम, इसको मैं बोल रहा हूं पेरेंट डीएनए, इसको मैं बोल रहा हूं पेरेंट डीएनए। तो जब ये एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे,
जब ये एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे तो आप देखिएगा कैसा होता है। बस 2 मिनट। तो ये एक लाइन आपकी ऊपर आएगी। देखिए जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम, नीचे वाला स्ट्रैंड ये रहा नीचे वाला स्ट्रैंड कितना है 3 to 5 प्राइम। तो जब इससे दो डीएनए बनेंगे तो ऊपर वाला स्ट्रैंड मैंने यहां लिख दिया, नीचे वाला स्ट्रैंड मैंने यहां लिख दिया, और यहां पर जो नया स्ट्रैंड बना ये बना नया स्ट्रैंड, और यहां पर जो नया स्ट्रैंड बना ये बना। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपका एक डीएनए से कितना डीएनए बना, एक डीएनए से दो डीएनए बना। तो जब एक डीएनए से दो डीएनए आपका बन गया, यहां 3 है यहां 5 आएगा, यहां 5 है यहां 3 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 5 आएगा। तो जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो उसमें ये वाली तो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये वाली स्ट्रैंड पेरेंट है, मतलब ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है जो यहां से आई है, और इसी को बोलते हैं टेम्पलेट, इसी को बोलते हैं टेम्पलेट। और ये वाली जो स्ट्रैंड है नीचे वाली, ये आपकी नई बनी है, ये आपकी न्यू स्ट्रैंड है। ठीक उसी तरीके से ये वाली आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये वाली आपकी न्यू स्ट्रैंड है। तो बच्चों होता क्या है, अगर यहां पर G है, यहां C है, यहां T है, तो G के सामने C, C के सामने G और T के सामने A। तो अगर ये ऊपर वाली स्ट्रैंड यहां आई G C T, नीचे वाली C G A, तो जो नई स्ट्रैंड बनती है C के सामने क्या आएगा G, G के सामने C, A के सामने T, G के सामने C, C के सामने G, T के सामने A। तो हुआ क्या, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था जिससे आपके दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए। कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए, दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए, जिसमें ऊपर वाली स्ट्रैंड ये रही, नीचे वाली स्ट्रैंड ये रही। ऊपर वाली में GCT है, नीचे वाली में CGA है। इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री, इस स्ट्रैंड के सामने नई स्ट्रैंड बनी, इस स्ट्रैंड के सामने नई स्ट्रैंड बनी। तो इस डीएनए में एक स्ट्रैंड पुरानी है, एक स्ट्रैंड नई है। इस डीएनए में एक स्ट्रैंड पुरानी है, एक स्ट्रैंड नई है। 50% डीएनए पुराना, 50% डीएनए नया, 50% डीएनए पुराना, 50% डीएनए नया। इस डीएनए में 50% डीएनए, ये वाला डीएनए, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 50% डीएनए पुराना है, 50% डीएनए नया है। इस डीएनए में 50% डीएनए पुराना है, 50% डीएनए नया है। इसका मतलब 50% जीन कंजर्व है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है 50% डीएनए ओल्ड है और 50% डीएनए आपका न्यू सिंथेसिस हुआ है, न्यू सिंथेसिस हुआ है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अगली क्लास कयामत होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आज मैंने थोड़ा लाइट रखा, ठीक है, टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल था, तो आप ऐप में एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी। अगली क्लास कयामत होगी। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। थैंक यू।